किस तरीके की परिस्थिति है और क्या क्या चीजें प्रदेश भर में? देखिए, महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारे जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वहां मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। हमारे बाजू के जो राज्य है, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, इनके साथ भी बातचीत करते हुए वहां से जो डिस्चार्ज पानी का है उसको ठीक से अगर मेंटेन करे तो बाढ़ की परिस्थिति न आए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से कोकण में जहां बहुत ज्यादा बारिश है वहां पर भी हम लोगों ने बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इसकी व्यवस्था की हुई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इसमें जो किसानों ने बुआई की थी तो उसका नुकसान हुआ है, उसको एक प्रकार से असेसमेंट करके उसको हम मदद करेंगे। साथ साथ नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट इस प्रकार की वहां परिस्थिति थी। लोग काफी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां है, मिलिट्री की भी टीम वहां पर पहुंची हुई है। वैसे ही मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे मुंबई में रेड अलर्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले, इस प्रकार से भी लोगों को निर्देश दिया गया है। अगले 2-3 दिन मुंबई में बारिश रहने वाली है, विशेष रूप से हाई टाइड भी रहने वाला है। इसके चलते लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए, इस प्रकार से लोगों को बताया गया है। इस बार जो कोई बारिश अभी यहाँ मुंबई में हुई है उसके कारण 14 जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ था, लेकिन उसमें से 12 जगह पर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, या स्मूथ नहीं कह सकते लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक बंद नहीं हुआ है। 2 जगह ट्रैफिक बंद हुआ है और विशेष रूप से मुंबई की जो ट्रेन सिस्टम है, ये ट्रेन सिस्टम भले ही वो डिलेड चल रही है लेकिन पूरी तरीके से रुकी नहीं है। इसलिए लोगों को एक प्रकार से आवाजाही में जो नॉर्मली अड़चने सहन करनी पड़ती है जब ट्रेन बंद हो जाती है उस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। और अब कल भी जिस प्रकार की रेड अलर्ट की सूचना आएगी उसके अनुसार आगे में काम करने को बताया गया। भारी बारिश के दौरान भी प्रवासियों के लिए मेट्रो कितना कारगर साबित हुआ और अभी तक कहीं पर भी मेट्रो बंद है, इस तरीके की खबरें नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। मेट्रो ये 177 mm बारिश होने के बावजूद बिल्कुल ठीक चल रही है, सही समय पर चल रही है, कोई डिस्ट्रप्शन मेट्रो में नहीं है। हम जो बार बार कहते थे कि मेट्रो के कई फायदे, उसमें से एक ये फायदा है कि मुंबई की जो एक बहुत घनी बारिश होती है, इस बारिश में भी मेट्रो ठीक से चल सकती है, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो समय पर चल सकती है। उसको इस बार की बारिश में मेट्रो ने प्रूव किया है और आगे और भी मुझे ऐसा लगता है। अभी तो काम चल रहा है तो काम चलते समय तो कई कठिनाइयां भी होती है, लेकिन जैसे काम पूरा समाप्त होगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिपेंडेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में मुंबई में मेट्रो को देखा जाएगा। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश रहने वाली है महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, तो लोगों से क्या अपील है? देखिए, लोगों से अपील यही है कि लोग आवश्यकता हो तभी बाहर निकले। जहां पर रेड अलर्ट दिया हुआ है, जहां ऑरेंज अलर्ट दिया है, वहां पर भी लोग थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग लगातार महाराष्ट्र में लोगों को एसएमएस भी भेज रहे हैं। अगले 3 घंटे में कहां बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, ऐसे कई एसएमएस हम लोगों को भेज रहे हैं। आपके भी माध्यम से हम लोग हमारे अलर्ट्स दे रहे हैं, तो जो अलर्ट्स आ रहे हैं उन अलर्ट्स को गंभीरता से लिया जाए और उसके अनुसार लोग काम करें। और विशेष रूप से अभी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग देख सकते हैं कि वाटरफॉल्स में पानी होता है, तो जो पर्यटक भी वहां जाते हैं वो भी एहतियात बरते, ऐसा मेरा उनको भी एक मेरी अपील होगी। दिल्ली महाराष्ट्र से 2 आज खुशखबरी सामने आई। एक सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना और दूसरा एक तलवार जो ऐतिहासिक है वो महाराष्ट्र की धरती पर वापस आना, इसको कैसे देखते हैं? हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है
वे अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित हुए हैं। महाराष्ट्र के लिए इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि भले ही सीपी राधाकृष्णन जी मूल तमिलनाडु के होंगे, पर अब वो महाराष्ट्र के मुंबई के वोटर हैं। मुंबई की वोटर लिस्ट में उनका नाम है। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मुंबई से वोट दिया है और अब उपराष्ट्रपति का फॉर्म वो भरेंगे तो उसमें आप कहाँ के वोटर हैं इसका दाखिला देना पड़ता है। तो मुंबई के वोटर के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति का फॉर्म भर रहे हैं। इसलिए मुंबईकरों के लिए और महाराष्ट्र की तमाम जनता के लिए एक बहुत ही हर्ष की ये बात है। मैं तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि पार्टियों के भेद भुलाकर महाराष्ट्र के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहिए। और मैं विशेष रूप से अपील करना चाहूँगा, जो महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करने वाली पार्टियां हैं उसमें भी विशेष रूप से उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है या शरद पवार जी जिनकी राष्ट्रवादी है, ये दोनों नेताओं ने और उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल और महाराष्ट्र के वोटर सीपी राधाकृष्णन जी को पूरा समर्थन देना चाहिए। देखिए, मैं निश्चित रूप से मैं दोनों को निवेदन करूंगा। तलवार को लेकर के किस तरीके से मुधोजी राजे भोसले, जिन्होंने मराठा इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम किया और विशेष रूप से जो नागपुर कर भोसले घराना है, इसने पूरा उड़ीसा तक इसका साम्राज्य था। हमारा छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, इसका सारा ये जो भाग था ये मराठा साम्राज्य में हिंदवी स्वराज्य में लाने का काम ये मुधोजी राजे और नागपुरकर भोसलों ने किया था। और इसलिए उनकी जो दिग्विजयी तलवार है वो तलवार अब महाराष्ट्र में वापिस आई है और आज उसका एक कार्यक्रम भी हम लोग करने वाले हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण एक हमको नई प्रेरणा मिलती है और हमारा जो इतिहास है वो इतिहास भी हमारी नई पीढ़ी के सामने आता है।